हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वोल्केनिज्म, वोल्केनो और उसके टाइप्स और उनकी लोकेशन के बारे में। और साथ ही साथ हम जानेंगे रॉक सिस्टम के बारे में, जहाँ पर हम टोटल 3 रॉक सिस्टम के बारे में ब्रीफ में समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनिज्म और साथ ही साथ रहेगा हमारा आज का टॉपिक जो कि है रॉक सिस्टम। सबसे पहले हम वोल्केनो या वोल्केनिज्म एक एज अ प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वोल्केनिज्म की डेफिनेशन, एक कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी। सो द पोरिंग आउट ऑफ मैग्मा और द मॉल्टन रॉक थ्रू ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वोल्केनिज्म। यानी कि जितना भी मैग्मा या फिर मॉल्टन रॉक मटेरियल है जो कि हमारे मेंटल में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाली वीडियो में समझाया है कि हमारी कौन कौन सी अर्थ की लेयर होती है और वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो मेंटल की लेयर होती है जो कि क्रस्ट के बाद प्रेजेंट होती है हमारे, वहाँ पर मॉल्टन रॉक या फिर मैग्मा पाया जाता है। तो वही मैग्मा अगर हमारे अर्थ सरफेस पे पोर आउट हो जाए तो उसी प्रोसेस को हम वोल्केनिज्म कहते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर इस दौरान फॉर्म होगा उसको हम वोल्केनो कहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम साथ ही साथ बढ़ें तो वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिक इरप्शन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सेवरल इंटीग्रेटेड प्रोसेस सच एज ग्रेजुअल इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द जनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनसाइड द अर्थ। अब यहाँ पर जो मैंने अलग अलग कलर में जो आपके लिए वर्ड हाईलाइट्स करे हैं, वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस पूरी डेफिनेशन के। यानी कि जितना भी वोल्केनिज्म प्रोसेस है वो इन्हीं कीवर्ड्स पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे जैसे हम अपनी अर्थ के डेप्थ में जाते जाएंगे, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि हीट इंक्रीज होती जाएगी। एंड वो हीट इंक्रीज क्यों होगी? ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि हमारे अर्थ के इनसाइड में यानी कि मेंटल और कोर की बाउंड्री पर पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जहाँ पर जो उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है हमारे मेंटल का। एंड फिर यही जो राइज हुआ टेम्परेचर होता है, और हमें पता है कि जो जितनी भी हॉट मटेरियल्स होते हैं या फिर हॉट गैसेस होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कन्वेक्शन सेल का एक जो पूरा डायग्राम है उससे भी आपको वोल्केनिज्म की प्रोसेस समझाऊंगी। बट फॉर नाउ आप इतना समझ लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन है उसकी वजह से जो हमारे अर्थ की डीप इनसाइड टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। एंड दिस हीट जनरेटेड, जहाँ पर जो हमारा रॉक का जो कह सकते हैं जो हिस्सा होता है, जो लैंड मास होता है, वो पिघल जाता है एंड वो एक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ असेंट करता है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ता है। असेंट ऑफ मैग्मा ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम गैसेस एंड वेपर, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वेपर्स और गैसेस का, उसकी वजह से जो मैग्मा है वो हमारा ऊपर की तरफ असेंट करता है। एट द टाइम ऑफ इरप्शन द मैग्मा, स्टीम, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, dust and gaseous substance are ejected with great force from under the ground surface through a pipe-like passage। and इसी वक्त जब मैग्मा हमारे जो अर्थ सरफेस के इनसाइड असेंट कर रहा होता है, उसी वक्त मैग्मा के साथ साथ स्टीम यानी कि भाप, जो कि क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिक्विड मटेरियल यानी कि पानी भी उसमें मिक्स होगा, तो वो भाप इतनी हीट में भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें रॉक्स के, साथ ही साथ डस्ट और गैशियस सब्सटेंस एक बहुत ही हाई प्रेशर के साथ हमारे अर्थ सरफेस पर इजेक्ट हो जाते हैं। एंड वो जो जिस पैसेज से वो इजेक्ट होते हैं उसको वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम मेन वेंट कहते हैं या फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड इसकी जो ओपनिंग होती है, यानी कि जहाँ पर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाके खुलकर हमारे अर्थ सरफेस में ये जो सारे मटेरियल्स हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, उस ओपनिंग को हम वेंट कहते हैं, जहाँ पर वो क्रेटर फॉर्म करता है। अब आगे हम पढ़ें टाइप्स ऑफ वोल्केनो इरप्शन के बारे में। यानी कि आपने अभी वोल्केनो जान लिया कि वोल्केनो होता क्या है, और वोल्केनिज्म की प्रोसेस ब्रीफ में जान ली है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है हम यहाँ पर शॉर्ट कॉन्सेप्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगी, बट ब्रीफ में आपको हर एक चीज़ कवर यहाँ पर करवाऊंगी। तो यहीं पर अगर हम आगे बढ़ें और देखें टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, तो यहाँ पर सेंट्रल इरप्शन और फिजर इरप्शन, यानी कि उनके टाइप्स ऑफ इरप्शन के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, जो कि है सेंट्रल इरप्शन और फिजर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शंस जो होते हैं वो वेरी एक्सप्लोजिव टाइप्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, और फिजर इरप्शन वहीं पर कोई ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर के नहीं होते हैं। जो सेंट्रल इरप्शन है वो हमारे कॉनिकल या फिर डोम शेप्ड हिल्स को राइज कराते हैं, एंड अ वेरी लॉन्ग क्रैक, जिसको हमने फिजर के नाम से बोला है, वो डेवलप हो जाते हैं हमारे ग्राउंड सरफेस में। यानी कि फिजर का मतलब यहाँ पर क्रैक्स बताया गया है।
यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स देखें कुछ सेंट्रल इरप्शंस के, तो जो कि है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में प्रेजेंट है, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, और माउंट एटना जो कि इटली में है। वहीं अगर हम फिजर इरप्शन के कुछ एग्जांपल्स देखें तो बसाल्ट प्लेट्यूस इन महाराष्ट्र वो एक फिजर इरप्शंस के एग्जांपल्स हैं। सेंट्रल इरप्शन और फिजर इरप्शन को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, जहाँ पर आप देखकर भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि फिजर और सेंट्रल इरप्शन में क्या डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर डोम शेप्ड जो वोल्केनो है वो फॉर्म हो जाता है, यानी कि उनका कॉनिकल शेप बन जाता है, कहाँ पर, सेंट्रल इरप्शन में। बट फिजर इरप्शन में क्या होता है, एक पूरा बेसाल्टिक प्लेन कह सकते हैं, जहाँ पर लावा एक बेसाल्टिक फॉर्म में पूरा सरफेस पर फैल जाता है, तो उसी को हम यहाँ पर फिजर इरप्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कॉनिकल तरीके से अगर इरप्शन होगा तो इस तरीके से होगा, बट यहाँ पर जो इरप्शन आप देख रहे हैं वो एक प्लेन के तौर पर हो रहा है, एक लिक्विड फॉर्मेट में, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सरफेस को कवर कर रहा है। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स भी देखे अफ्रीका, जापान और इटली के, और यहाँ पर हमारे इंडिया में महाराष्ट्र एक जो बेसाल्टिक प्लेट्यू है जो कि एक फिजर इरप्शन का ही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं वोल्केनोज के कुछ टाइप्स, जहाँ पर हमने इसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है एक्टिव वोल्केनो, सेकेंड है हमारा डोरमेंट वोल्केनो, एंड थर्ड इट इज़ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अगर हम एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो ये कुछ ऐसे वोल्केनोस होते हैं जहाँ पर ये इनका जो इरप्शन का पीरियड है, यानी कि जो इनका इरप्शन का पीरियड है वो पीरियोडिकली होता रहता है, यानी कि टाइम टू टाइम ये एक्टिव वोल्केनोस अपना वोल्केनिसिटी यानी कि वोल्केनिज्म करते रहते हैं, इनका वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। डोरमेंट वोल्केनो की बात करें तो वहीं पर ये कुछ समय पहले कह सकते हैं इनकी वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ही एक्टिव थी, बट अब ये इनकी वोल्केनिक एक्टिविटीज धीमी हो गई है। बट हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इरप्ट होने की बची नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ समय के बाद ये लोग क्वाइट हो जाते हैं वोल्केनो के इरप्शन के बाद, बट फ्यूचर उनकी जो पॉसिबिलिटीज होती है इरप्ट होने की वो अभी भी रहती हैं। और वहीं अगर हम बात करें लास्ट दैट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो की, तो यहाँ पर इनकी कोई भी फ्यूचर इरप्शन का इंडिकेशन नहीं होता है, यानी कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि वो ऐसे वोल्केनोज जहाँ पर इरप्शन की अब कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ लाख साल पहले कभी इरप्ट हुए होंगे, उसके बाद से आज तक नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब हम फ्यूचर में भी इसको इरप्ट होते हुए नहीं देखने वाले हैं। एंड एक्टिव वोल्केनोस का जो एवरेज टाइम पीरियड रहता है वो 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, मिनिमम कह सकते हैं हम 1 ईयर, या फिर कुछ 50 to 60 मैक्स टू मैक्स ईयर्स यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोस ऐसे हम कंसिडर करते हैं। यानी कि ऐसे वोल्केनोस जहाँ पर 50 या 60 साल पहले भी इरप्शन हुआ हो तो वो एक्टिव वोल्केनोस में कंसिडर किए जाते हैं। एंड अगर 100 से लेकर 500 या फिर 1000 साल पहले भी अगर कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ हो तो उसको हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। भले ही ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समय हो, लेकिन इनके लिए ये 1000 साल या 100 साल ऐसी जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं, उनके लिए एक बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो एक्टिव वोल्केनोस हैं उसका एग्जाम्पल है माउंट एटना जो कि इटली में प्रेजेंट है। डोरमेंट जो वोल्केनो है वो माउंट फुजियामा जापान में प्रेजेंट है। और अगर हम देखें एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल जो कि है यूएसए में, दैट इज माउंट थिल्सन। सो आई होप आपको ये वोल्केनो के क्लासिफिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वोल्केनो एज अ एक्टिविटी यानी कि वोल्केनिज्म की जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये जो डायग्राम है इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप खुद भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये जो डायग्राम है इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से ये जो हमारा मोल्टेन कोर है जो कि मेंटल वाली लेयर में प्रेजेंट होता है, ये मोल्टेन कोर में ये जो हीट है वो कहाँ से आई है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। यानी कि ये जो कीवर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोसेस यहाँ पर अकर हो रही है, जिसकी वजह से ये जो हमारी जो लेयर है मेंटल की वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाइए। और हीटअप होने की वजह से जो हमारा जो मोल्टेन कोर है यानी कि इसमें जो जितना भी सॉलिड मटेरियल है वो मेल्ट हो गया है काफ़ी ज़्यादा हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। तो अब ये जो हीटेड मटेरियल है अब वो क्या होता है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें पता है जितने भी हॉट मटेरियल्स होते हैं वो और गैसेस होती है वो ऊपर हमेशा राइज करने की कोशिश करती है। तो जब भी वो राइज करेंगी तो उनके साथ साथ कुछ गैसेस, वेपर और कुछ सॉल्ट कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स भी ऊपर जाएंगे। एंड फिर जाकर ये क्या होंगे, यहाँ पर ये जो हमारी लिथोस्फीयर की या फिर एस्थेनोस्फीयर की जो लेयर होती है उससे जाके टकराते हैं। अब ये तो ठंडी है, यहाँ पर ये वाली लेयर गर्म है, बट यहाँ पर ओशियन और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से ये जो लेयर है वो हमारी कंपैरेटिवली मेंटल के
कंपैरेटिवली ये थोड़ी ठंडी लेयर है। तो यहाँ से जितना भी गर्म मटेरियल जितना भी आता है वो वापस जाके यहाँ पर कूल डाउन होता है, एंड जो कूल डाउन मटेरियल होता है वो हमें पता है वो हैवी होता है नेचर में, और हैवी होने की वजह से यहाँ पर वो वापस नीचे सिंक डाउन कर जाता है। एंड इसी वजह से जो सिंक डाउन मटेरियल वापस आता है यहाँ पर फिर हीट होता है, एंड फिर वो ऊपर जाता है, फिर कूल डाउन होकर फिर नीचे सिंक डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी जो सेल है जिसको हम कन्वेक्टिव सेल्स कहते हैं या फिर कन्वेक्टिव करेंट्स कहते हैं, ये हमारे फॉर्म होते हैं मेंटल की लेयर में। एंड कभी कभी ये इतने हाई प्रेशर और हाई कह सकते हैं टेम्परेचर के होते हैं कि वो हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर क्रैक्स कर देते हैं और वहीं पर हमारे वोल्केनोज इरप्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं, जहाँ पर ये मेंटल से स्टार्ट होकर हमारे अर्थ सरफेस में हमें नजर आती है। तो यहाँ पर कुछ और अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे आपको बताया गया, जैसे कि एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, ये आपको बताए गए कि यहाँ पर अभी कोई भी नीचे इसके कोई भी कन्वेक्शन सेल्स नहीं बन रही हैं, यानी कि अब यहाँ पर कभी भी कोई भी वोल्केनो इरप्शन नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे जो है कन्वेक्शन करंट यानी कि कन्वेक्शन सेल्स बन रही हैं, यानी कि इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन अभी भी प्रेजेंट है। ओके और यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ की जो एक प्लेट है वो नीचे इसकी सबडक्ट कर रही है, बिकॉज ये जो ओशियनिक प्लेट है वो आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो ओशियनिक प्लेट्स यहाँ पर जो होती हैं वो हैवी होती हैं कंपैरेटिवली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के। तो जो ओशियनिक प्लेट्स हैं वो ये नीचे सबडक्ट कर जाती हैं किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के, और फिर सबडक्ट करने के बाद ये जो पानी इसके नीचे आता है वो काफ़ी ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ नीचे गर्मी की वजह से, और फिर यहाँ से जो मैग्मा होता है वो अपनी जगह फिल करने के लिए वो राइजिंग मैग्मा यहाँ से निकलता है और कुछ क्रैक्स बनाते बनाते आगे यहाँ पर वोल्केनो की एक्टिविटी को अकर करवा देता है। तो यहाँ पर सबडक्शन वोल्केनो बनाई। सबडक्शन वोल्केनो उसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर सबडक्ट हो रही है जिसकी वजह से ये वोल्केनो बन रहा है, इसीलिए इसको एक सबडक्शन वोल्केनो बताया गया है। यहाँ पर ओशियानिक रिज बोला गया है, यहाँ पे रिफ्ट वोल्केनो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्ट बन रही होगी और यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन की प्रोसेस हो गई, इसलिए इसको रिफ्ट वोल्केनो बोला गया है। सो आई होप आपको ये डायग्राम 100% तो नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। आप इसको एक बार और देखेंगे और फिर से जो मैंने समझाया है वो फिर से उसी तरीके से आप अगर करके देखेंगे ये कन्वेक्शन सेल्स का फिनोमिना, तो आपको अच्छे से समझ में आई होप ज़रूर आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, जहाँ पर अर्थ सरफेस की नीचे जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि वोल्केनो अर्थ सरफेस के नीचे कैसा उसका रिजल्ट आता है, एंड जब उसके बाद नीचे का जो इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर का अर्थ है उसके नीचे एक्टिविटीज़ हो जाने के बाद हमारे अर्थ सरफेस पे वोल्केनो कैसा दिखता है वो यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है। जहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर के बाद जो ये मेन वेंट होता है यानी कि जो निकलने की जो कोई एक पैसेज होता है पाइपलाइन, वहाँ से जो ये क्रैक करने के बाद मैग्मा ऊपर जाता है, फिर बीच बीच में ये थोड़े बहुत क्रैक्स खुद से भी कर देता है, एंड उसके बाद एक वेंट होता है यानी कि वेंट जिसको हम ओपनिंग बोलते हैं इसकी चैम्बर की, या और जो क्रेटर कह सकते हैं फॉर्म करता है, वहाँ पर से एश क्लाउड्स और काफ़ी ज़्यादा जो मोल्टन मैग्मा है वो स्प्लैश आउट हो जाता है। एंड इसी तरीके से आपने इस डायग्राम में देखा कि जो लावा फ्लो होते होते धीरे धीरे यहाँ पे अपनी लेयर बना लेता है और ये लेयर फॉर्मेशन में धीरे धीरे करके यहाँ पर अर्थ सरफेस पर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखते हैं अपने रॉक सिस्टम में। अब वोल्केनो से ही रिलेटेड यहाँ पर हमारा रॉक सिस्टम है, क्योंकि अगर आपको वोल्केनो समझ में आ गया तो आपको रॉक सिस्टम भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। रॉक सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। सबसे पहला होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर रॉक्स के बारे में हम जाने कि आखिर रॉक्स क्या होते हैं, सो द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स, यानी कि अर्थ क्रस्ट के ही कुछ ऐसे सॉलिड पार्ट्स उनको हम रॉक्स बोलते हैं। मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, एंड जो भी मिनरल्स की बात हम करते हैं कि ये जितनी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोल, जितने भी मिनरल्स हम जिसके बारे में जानते हैं वो सारे हमें इन्हीं रॉक्स से मिलते हैं। अब ये जो रॉक साइकिल की मैंने आपको ये जो प्रोसेस बताई है वो आपको वीडियो के एंड में समझ में आएगी कि ये रॉक साइकिल आखिर क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में जान लेते हैं जो कि है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती है सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। दैट इज हॉट लावा व्हेन पोर्स आउट एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड कूल्स डाउन लेटर ऑन फॉर्मिंग रॉक्स। जब कभी भी हॉट लावा होता है वो वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम पर जो पोर आउट होता है यानी कि बाहर निकलता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, वो ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म ले लेता है एंड इसी को हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। उसी तरीके से एक तरीके से और बनता है इग्नियस रॉक्स, जैसे कि जब मोल्टन मटेरियल होता है मैग्मा समटाइम्स कूल्स डाउन बीनीथ द अर्थ्स क्रस्ट अगेन फॉर्मिंग द रॉक्स। यानी कि देखिए होता क्या है,
जो हमारी मोल्टन मटेरियल होता है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के इंटीरियर में पाया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेंटल वाली लेयर में पाया जाता है। तो जब तक वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में है तब तक हम उसको बोलेंगे मैग्मा। एंड एज सून कि वो हमारे अर्थ सरफेस यानी कि वो हमें विजिबल होने लगे, ऐसा मोल्टन मटेरियल जो हमें विजिबल होने लगे, उसको हम बोलेंगे लावा। तो लावा जब ठंडा होता है वो कहाँ ठंडा होगा? हमारे अर्थ सरफेस पे, यानी कि हमें वो दिखाई देगा हमारे अर्थ सरफेस पे। तो जब लावा यानी कि मोल्टन मटेरियल जब बाहर निकल के ठंडा हो जाता है उसको हम बोलते हैं लावा। एंड जब वो ठंडा हो जाता है तब भी इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा मोल्टन मटेरियल होता है वो हमारे अर्थ सरफेस के बाहर नहीं निकल पाता और वहीं हमारे अर्थ सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है एंड वहां पर उसकी रॉक फॉर्मेशन हो जाती है। तब उस वक्त भी हम इस रॉक को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। बट इन दोनों के टाइप्स डिफरेंट हो जाते हैं। जो बाहर निकल के इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुए उनको बोलेंगे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड जो अंदर ही रॉक्स फॉर्म हो गए हैं मैग्मा की वजह से उनको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इसमें अभी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। मैग्मा कम्स आउट एज लावा एंड कूल्स ऑन द सरफेस, तब उस रॉक्स की जो फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड मैग्मा व्हेन कूल्स बीनीथ द सरफेस, यानी कि जब वो अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल्स डाउन हो जाए ऐसा मैग्मा, उस वक्त हम उसको उस इग्नियस रॉक्स को बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब वो दिस रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रूसिव हो या फिर इंट्रूसिव हो, या मैग्मा से बना हो या फिर लावा से बना हो, दोनों को ही हम इग्नियस रॉक्स ही बुलाएंगे। नाउ दे आर जनरली हार्डर एंड ग्रैनुलर, यानी कि उनमें जो प्रेजेंस होती है वो कुछ ग्रैनुलर टाइप से होती है, यानी कि उनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स पाए जाते हैं और कंपैरेटिवली बाकी दो कह सकते हैं रॉक्स से वो हार्डर होते हैं। देयर आर नो लेयर्स इन इग्नियस रॉक्स, इन रॉक्स में कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि एक बार में जो लावा आया ठंडा हुआ बस बात खत्म, यानी कि ऐसे कर करके कोई लेयर इसमें नहीं बनने वाली है। एंड क्योंकि इग्नियस रॉक्स लावा से या फिर मैग्मा से बनते हैं तो ये लावा और मैग्मा का जिस हिसाब से जितना भी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में कोई भी फॉसिल जिंदा नहीं रह सकता या फिर कोई भी फॉसिल प्रेजेंट नहीं रह सकता, इसलिए ये फॉसिलिफेरस भी रॉक्स नहीं होते, यानी कि इसमें फॉसिल भी प्रेजेंस नहीं होते। सो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। Rocks formed by cooling of molten metal beneath the earth's surface are called inclusive igneous rocks, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, और intrusive और extrusive igneous rocks के बारे में। इसका एक मेन एग्जांपल देखें तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स का एक मेन एग्जांपल है, और इस रॉक के अंदर 40 से लेकर 80% तक सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो रॉक होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक भी होता है। क्योंकि एसिडिक क्यों होता है? सिलिका की प्रेजेंस की वजह से ये जो हमारा इग्नियस रॉक्स है वो एसिडिक बन जाता है। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, जो कि एक तरीके से अगर हम कहें तो इग्नियस रॉक्स से ही फॉर्म होता है। क्यों, कैसे होता है फॉर्म? अब यहाँ पे पहले डायग्राम्स में देखिए और थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स में आखिर होता क्या है, जो हमारे इग्नियस रॉक्स जो कि बन चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है, जो मोल्टन मैग्मा से अब ठंडा हो चुका है, अब क्या होता है, बारिश होती है, कुछ ज्यादा जो सन की और हीट का टेम्परेचर से की वजह से, प्रेशर की वजह से इनकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है। वेदरिंग यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज कह सकते हैं रॉक्स इनटू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो लार्ज पार्ट ऑफ रॉक्स है उनके कुछ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स टूटने लग जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा और ग्रेविटी के द्वारा। ये कुछ इनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स प्रेशर की वजह से, विंड की वजह से और एयर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से जो भी ये वेदर्ड रॉक्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, वेदर्ड रॉक्स। तो ये जो वेदर्ड रॉक्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसी एक जगह पर, और फिर यहाँ पर उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है इन सेडिमेंट्स का। एंड ऐसे ही करके डिपोजिशन होते होते उनका कॉम्पैक्शन होता है, यानी कि वो दोनों आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। फिर उनका लिथिफिकेशन होता है, यानी कि सॉलिडिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद उनका सीमेंटेशन, यानी कि अब वो परमानेंटली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। सीमेंटेशन होने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे कि मैंने आपको ये प्रोसेस इतनी जल्दी समझा दी कि इतनी सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से गया, ट्रांसपोर्ट हुआ और इकट्ठा हो गया। ये प्रोसेस इतनी सिंपल
है ज़रूर, लेकिन इतना कम टाइम में होती नहीं है जितनी कम टाइम में मैंने आपको बता दी। It needs a lot many years to become sedimentary rocks from a weathering from a igneous rocks। ठीक है, तो igneous rocks से sedimentary rocks बनने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो वेदर जो मटेरियल है वो इकट्ठा होगा, फिर उसका लिथिफिकेशन होगा, फिर उसका सीमेंटेशन होगा, तब जाके वो कहीं सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म ले पाएगा। अब यहाँ पर हम देखें जो लाइमस्टोन, चॉक, डोलोमाइट है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर ये जो मान लो अगर हमारी ये बेसिक या प्राइमरी रॉक्स है जिनको हम इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं, तो जो प्राइमरी रॉक्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेदरिंग के बाद मार्बल में। सैंडस्टोन किसमें चेंज हो जाते हैं, क्वार्टजाइट में। एंड जो ग्रेनाइट है वो जेनेसिस में चेंज हो जाती है आफ्टर अ लॉट मेनी ईयर्स। एंड बिकॉज दे आर फॉसिलिफेरस। अब फॉसिलिफेरस क्यों है, अब आप खुद सोचिए, ये जो यहाँ पर सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे आके यहाँ इकट्ठे हुए, ठीक है, फिर कोई जानवर या फिर कोई ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आया, काफी साल रहा, फिर मान लो किसी कारण की वजह से वो यहाँ पर मर जाता है। ओके, यहाँ पर मर जाता है। अब धीरे धीरे सेडिमेंट्स यहाँ पर और इकट्ठे हुए धीरे धीरे, क्योंकि अब ये एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं है, तो एक दिन की प्रोसेस ना होने की वजह से यहाँ पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स की जो लीव्स वगैरह हैं जो कह सकते हैं एजिंग के बाद गिर जाती हैं यहाँ पर, फिर उसके ऊपर फिर से सेडिमेंट्स आते हैं, आते गए, फिर उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म आया, फिर सेडिमेंट्स आए, फिर कोई ऑर्गेनिज्म आया, फिर कोई सेडिमेंट्स आए। तो ऐसे रॉक्स में फॉसिल्स मिलना बहुत ही ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं। एंड ऑफ कोर्स सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें फॉसिल्स मिलते भी हैं। और ये जो इनका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इग्नियस रॉक्स में हमने देखा कि उनमें लेयर प्रेजेंट नहीं होती, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर प्रेजेंट होती है। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ अबाउट 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड बाय द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमारे जो पूरे ग्लोब है, यानी कि हमारा जो पूरा अर्थ है, उसमें 75% ऑफ द जो रॉक्स हैं हमारे जिस टाइप के, वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। सो आप जान सकते हैं कि ये कितना प्रोमिनेंट है हमारे पूरे अर्थ सरफेस में, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब लास्ट में हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, जहां पर मॉर्फिक का मतलब होता है चेंजिंग फॉर्म्स। अब चेंजिंग फॉर्म से इसमें आपने क्या समझा, ये कोई अलग से रॉक्स नहीं आते, कहीं से कहीं और चीज से नहीं बनते हैं, यानी कि ये नेचुरली किसी कह सकते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस से नहीं बनते। ये जो एग्जिस्टिंग रॉक्स है, यानी कि जो पहले से ही पाए जाने वाले रॉक्स है, जैसे कि इग्नियस रॉक्स जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका ही जब फॉर्म चेंज हो जाता है या फिर ये खुद भी अपना जब फॉर्म चेंज करता है, तो ये खुद भी एक मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में आता है। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था रॉक सिस्टम के, कि आपको रॉक साइकिल हमारी वीडियो के लास्ट में काम आएंगे, तो वही अब ये जो रॉक साइकिल है अब आपको समझ में जरूर आएगी। जहां पर सबसे पहले, अगर हम इस थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इस रॉक साइकिल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। मैग्मा था हमारा, मैग्मा की कूलिंग हुई। सबसे पहले इस जहां पर मैं एरो कर रही हूँ वो वाले एरो देखो, ये जो मैग्मा था हमारा अर्थ सरफेस के इंटीरियर में, वो कूल डाउन हुआ, कौन सा रॉक बने, इग्नियस रॉक्स। ओके, फिर उनकी वेदरिंग और इरोजन हुई, सेडिमेंट्स बने, यानी कि वो टूट गए। ये जो रॉक्स थे इकट्ठे बने हुए थे पहले से सॉलिडिफाई होकर, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि टुकड़ों में, एक फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर ये फ्रेगमेंट्स धीरे धीरे आके किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स की वजह से कॉम्पैक्ट हुए, फिर उनका सीमेंटेशन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ। फिर ये जो, अब अगर आपको इसमें ना दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स में धीरे धीरे ये कन्वर्ट होगा, यानी कि इनकी लेयर वाइज ये आपको दिख रहे होंगे, ये ग्रे फिर ब्लैक, ग्रे फिर ब्लैक करके इनकी जो लेयर है वो बन गई। यानी कि सेडिमेंट्स में अगर कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन हुआ तो फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हीट और प्रेशर दिया जाता है आगे जाके, तो यही रॉक्स कुछ टाइम बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम डायरेक्ट इग्नियस रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इनको भी अगर हम हीट और प्रेशर दे देंगे तो इग्नियस रॉक्स भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। अगर हमें डायरेक्ट नहीं बनाना है तो इग्नियस रॉक्स से पहले हम सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स से हम हीट और प्रेशर देके मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देंगे। फिर वहीं अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स का फिर से वेदरिंग या इरोजन हो जाती है, ठीक है, तो वहीं पे फिर से सेडिमेंट्स बन जाएंगे, और सेडिमेंट्स बनने के बाद तो पता ही है आपको, अगर कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन हुआ तो वापस से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। तो यानी कि ये पूरी जो रॉक साइकिल है वो एक दूसरे से चलती रहती है, यानी कि कोई, हमने जो 3 टाइप्स के रॉक्स बताए वो कहीं अलग अलग जगह से नहीं आते हैं। हमारी जो प्राइमरी सोर्स है जो रॉक्स बनने का वो है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा बनता है जिसकी वजह से इग्नियस रॉक्स बनते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कह सकते हैं कि ये सारे ही रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब वहीं पर अगर इग्नियस रॉक्स अगर फिर से मेल्ट हो जाते हैं तो वापस से ये मैग्मा बन जाता है, मैग्मा बन जाता है, फिर वो कूल होकर इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो वाइस एंड वर्सा एक दूसरे से चलती रहती है, यानी कि एक रॉक से दूसरे रॉक में
फॉर्म चेंज होते रहते हैं। इसी में जब ये फॉर्म चेंज होते रहते हैं, इन्हीं चेंजिंग फॉर्म रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो आई होप आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स अब समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी जो हमने थ्योरी लिखी है वो भी पढ़ लेते हैं। The nature of igneous and sedimentary rocks changes due to the effect of tremendous heat or pressure and new transformed rock is called metamorphic rocks। यानी कि existing rocks पे ही अगर हम tremendous heat या pressure अप्लाई करेंगे तो वही rocks हमें metamorphic rocks के फॉर्म में मिल जाएंगे। The layers of sedimentary rocks hold all reserves of coal, petroleum oil and natural gas। यानी कि इनकी जो लेयर्स होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, इनमें ही हमें मेजरली क्या मिलता है, कोल रिजर्व्स मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलता है, ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस भी हमें यही यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के टाइप्स के बारे में, वोल्केनिज्म यानी कि वोल्केनो इरप्शन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। साथ ही साथ हमने पढ़ा रॉक सिस्टम के बारे में, जहां पर हमने 3 टाइप्स की रॉक्स देखी। सबसे पहली थी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और लास्ट था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।